अगर सांप को मारना है तो फन कुचलना होगा, और फन तो तेहरान में बैठा है। सबको ये बात पता था कि हिजबुल्ला और हमास कौन सपोर्ट करता है। न तो सऊदिया करते हैं, न सऊदी उसको बनाए थे, न सऊदियों का उनमें इंटरेस्ट था, न किसी अरबी का इंटरेस्ट था। तो कतर और ईरान कर रहे थे इस चीज को। सो बॉटम लाइन मेरे आपसे कहने का क्या मतलब है कि ईरान को आप इस पे दोषी नहीं दे सकते कि ईरान में हिम्मत कैसे आई। ईरान को उसका जो किया धरा था वो उल्टा पड़ गया। वो नहीं सोचे थे कि ये वॉर उनके घर तक आएगी, और ये अंत में यही होता है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, और हमारे यहाँ पे ये एक एंशिएंट विजडम है कि दूसरों के घर में आग लगाने का सपना हमेशा अपने घर में सच्चा होता है। तो ईरान को इजराइल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। दोनों के बीच में 1600 किलोमीटर की दूरी है। ईरान की इजराइल से क्या लड़ाई हो सकती है? ना टेरिटोरियल बनती है, ना कोई ईरान इजराइल का ये सपना है कि हम ईरान के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं। देन व्हाई ईरान इज एंटी टू इजराइल? उसका एक ही रीजन है, यहूदी से नफरत। तो ईरान को तो ये छोड़ना पड़ेगा। ईरान ने अपने कर्मों का फल भोगा है। आरजू जी, मैं इस बात से सहमत हूं। वरना आप देख लीजिए, अगर ये एक इस्लामिक कंट्री के ऊपर अटैक होता तो सारे के सारे अरबी कंट्री एक हो जाते, इवन तुर्की एक हो जाता, और सब इजराइल को कंडेम करते। किसी ने इजराइल को कंडेम नहीं किया। आप ये बताइए, क्या अरबों ने अभी तक इजराइल को कंडेम किया? नहीं किया है। ईरान को कंडेम किया? हाँ, ईरान को कंडेम किया उन्होंने। तो वो तो इसलिए किया है ना कि ईरान उन पे अटैक कर रहा है, गल्फ कंट्रीज पे, इसलिए वो ईरान के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो भाई, तो हम वही कह रहे हैं ना। तो इजराइल ने तो अरब कंट्री पे अटैक नहीं किया ना। जब हिजबुल्ला और हमास उसके ऊपर अटैक करते थे, या जब 7 अक्टूबर हुआ था, तो क्या इजराइल ने उसके बदले में सऊदीया पे, यूएई में, कतर में, बहरीन में मिसाइल मारने शुरू कर दी थी? नहीं की थी। बल्कि उन्होंने जो टारगेटेड असैसिनेशन भी किया था, वो ईरान के ऑफिशियल्स का जब उनके पास फुल प्रूफ होता तो उन्होंने किया था। एक मिसाइल उन्होंने शायद यूएई में या कहीं मारी थी, मैं भूल गया, उसके ऊपर बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था, और कतर में मारी थी। तो कतर ने ओआईसी का वो बुला लिया था इजलास, ओआईसी के लोगों को वो कर लिया था, कॉन्डमनेशन गया था। पाकिस्तान भी कूद कूद के गया था, मुझे पता है। कूद कूद के तो नहीं गया था, आराम से चल के गए थे सर। नहीं, कूद कूद के गया था, हमें पता है ऐसे यूं करके कि हमें ओआईसी बुला रहा है, ओआईसी बुला रहा है। तो वही एक था जिसमें कतर के ऊपर उन्होंने हमला किया था। बाकी तो वरना आप ये बताइए ना, ईरान ने क्यों हमला किया यूएस, सऊदियों पे और यूएई ने? और इजराइल ने क्यों नहीं 7 अक्टूबर के बाद सऊदियों पे, यूएई पे, बहरीन पे हमला किया था? तो अभी तो ट्रम्प को भी अफसोस ही हो रहा होगा, उसने खामखाई पंगे ले लिए, ईरान से जाके अपने बेटे की शादी तक में नहीं जा सका। देखिए, ये बात आपकी सच है कि ट्रम्प को ये तो एहसास हो गया कि वो फंस गए। ये मैं आपसे सहमत हूँ आरजू जी, यू आर 100% राइट। वो कहते हैं ना, कोई काम शुरू करने से पहले सोचना चाहिए खत्म कैसे करेंगे। तो वॉर इन्होंने शुरू तो कर दी, इनको ये नहीं पता खत्म कैसे करनी है। नहीं, इनकी असेसमेंट गलत हो गई ना। इनकी असेसमेंट था कि वेनेजुएला में दे टेस्टेड वाटर, दे प्रोब द वाटर इन वेनेजुएला। वेनेजुएला वाज अ बिग चाणक्य कौवे वाला हाल हुआ इनका। हाँ, वेनेजुएला में इन्होंने प्रोब किया वाटर को। इन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कुछ नहीं कहा, एवरीवन वाज साइलेंट। तो इनका मन बढ़ गया। उसके बाद जब ये इन्होंने लगा कि ईरान भी वेनेजुएला ही होगा, इन्होंने वही चीज ईरान पे ट्राई करी, बट लेने का देना पड़ गया। वही ना, ईरान इनके ख्याल से बहुत कमजोर था, जबकि ईरान के साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ईरान के साथ कहीं ना कहीं चाइना भी खड़ा था। ईरान को चाइना की और रशिया की हेल्प थी। चाइना देखिए किसी के साथ नहीं खड़ा है। चाइना ये बच्चों वाला काम करता है कि वो आपको कोऑर्डिनेट्स बता देगा, या कुछ इस तरीके के फॉर्मूला बता देगा। अगर चाइना खड़ा होता तो आर्मी भेज देता, चाइना खड़ा होता बहुत बड़ा वेपन का कुछ वो भेज देता। कुछ नहीं भेजा चाइना ने। जो पुराना था, इधर उधर से स्मगलिंग करके अगर आप कुछ भेजना चाह रहे हो, उसकी क्या वैल्यू है? तो पॉइंट ये कि चाइना की हेल्प तो किसी को ना मिले, भगवान भी ना करे कि चाइना किसी को हेल्प करे। आप समझ नहीं आरजू जी, क्योंकि आज चाइना जो खेल खेल रहा है ना, ये बात याद रखिएगा, चाइना के साथ भी वो खेल कभी होगा। जब चाइना भी किसी लड़ाई में फंसेगा ना, तो लोग दूसरे वाले की साइड में ऐसे ही हेल्प करेंगे जैसे आज चाइना कर रहा है। और चाइना को किसी से लड़ने का कोई वो नहीं है। they don't want to enter into war, they don't want to enter into any kind of, जिसे समझ लीजिए ऐसी एक्टिविटी जिससे कि उनका जो इकोनॉमी है वो बर्बाद हो जाए।
वो कभी नहीं करेंगे ऐसा, ये बात आप जान लीजिएगा। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि कोई बहुत जबरदस्त हेल्प करी है इन्होंने। बाकी तो ये है कि समय है, वेट करिए। क्या ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं बता सकता। उठ के बैठने का कोई प्रोग्राम नहीं है, उठ खड़ा हो। अरे ये कौन सा ऊंट है जो बैठ नहीं रहा है यार, ये बड़ा बड़ा चालू ऊंट है। हमने तो यही पढ़ा बचपन में, ऊंट किस करवट बैठेगा। आप कह रही है आपका ऊंट तो बैठना ही नहीं चाह रहा। हाँ, वो भाग जाएगा, खड़ा रहेगा, खड़े खड़े सो जाएगा, लेकिन बैठेगा नहीं। तो इसलिए कौन सा ऊंट लाई है आप जो साले को भागने को तैयार है, खड़े खड़े सोने को तैयार है, मगर वो तशरीफ जमीन पे अपनी तशरीफ मुबारक जमीन पे रखने ये को नहीं। ईरान का ऊंट है, ईरान का ऊंट है, ये बैठता नहीं है। उसकी तशरीफ मुबारक है, हैं? मैं बाकियों बात की कह रही तशरीफ हूँ, जो है वो कह रही ना कौन सी करवट बैठेगा, तो मैं उस पर बता रही हूँ कि ये ऊंट बैठने वाला नहीं है, भूल जाएं आप लोग। बस अभी आपने सब लोग तैयारी पकड़ लें कि अभी और फ्यूल महंगा होगा, चीजें महंगी होंगी, तो इसलिए आप लोग जो है ना वो अपना बचत भी करें और कमाए भी ज्यादा कोशिश करें। खैर देखिए, अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया मिश्रा जी, इफ चाइना इज सो बैड देन व्हाई ट्रेडिंग विद चाइना। भाई साहब ये बात तो आप चाइना से पूछिए। चाइना अपने लोगों को पढ़ाता है कि इंडिया ने दलाई लामा को अपने यहाँ पे रिफ्यूज दे रखा है, इंडियंस आर बैड। क्यों चाइना ट्रेड कर रहा है? देन आस्क द सेम क्वेश्चन टू चाइना, दे शुड स्टॉप द ट्रेड विद इंडिया। वो तो ज्यादा भेज रहे हैं भाई। अरे अपनों से सवाल करेंगे ना, चाइना से क्यों सवाल करें जाकर? सवाल अपनों से होता है। उनका अगर ये है कि अगर चाइना इतना है तो चाइना ट्रेड क्यों करो, तो ये चाइना से बोलिए ना। अगर इंडिया इतना है तो अपना सामान ना बेचे इंडिया में। वो तो किताबों में चाइना को, इंडिया को खराब पड़ा बताते हैं, इंडिया को खराब बताते हैं। डॉक्टर साहब को लड़ने, एक मिनट रुकिए ना। गलवान में कौन आया था? इंडिया गया था गलवान में कि वो घुस गए थे गलवान में? 1962 में किसने अटैक किया? इंडिया ने अटैक किया था चाइना के ऊपर। अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान की हेल्प कौन कर रहा था? इंडिया कर रहा था। तो यार आप, अरे इंडिया क्यों करेगा? इंडिया तो अटैक कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर। वो क्या कह रहे हैं आप? इंडिया अटैक भी करेगा, इंडिया मदद भी करेगा पाकिस्तान की, ऐसे कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब क्या हो गया? मैं आप नहीं समझ, मैं कह रहा हूं कि चाइना ने भारत को बर्बाद करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, कोई मौका नहीं छोड़ा। वो हर जगह पे इंडिया को, आज चाइना, इंडिया, पाकिस्तान के पास जो वेपन्स है उसकी सप्लाई कौन करता है? तो खैर एनीवेज, तो आप की बात से मैं सहमत नहीं हूं। आप ये बात चाइना से बोलिए कि वो अपना सामान बेचना बंद कर दे, हमारे लिए तो फायदा होगा। और मतलब वो ही बंद करे, आप खरीदना बंद नहीं करेंगे, वो बंद करेगा तभी कुछ होगा। हम तो आरजू जी खरीदना बंद कर चुके हैं भाई। अब एकदम से हम WTO रूल को तो नहीं खत्म कर सकते ना। और जैसे अब ये मनीष कश्यप जी हैं, अरे हरीश जी जैसे लोग अगर वो चाइना का सामान खरीदना चाहते तो आप रोक देंगी क्या उनको? अगर डिमांड होगा तो फिर WTO रूल के अंदर में तो हम बंधे हुए हैं ना। अगर वो जो सामान बेचना चाहते हैं और कोई इंडिया से खरीदना चाहता है तो जो ट्रेड रूल्स हैं वो लगेंगे। हमारी उसमें क्या वो है? बिल्कुल, लोगों को बाइकआउट करना चाहिए, तो उससे उनका सामान फिर नहीं बिकेगा। यस अर्जुन जी, ये बात जो आपने कही है, काश ये बात हरीश कश्यप जी समझ जाते तो बात हो जाती है। हाँ, आप जब भी मार्केट जाए कोई चीज लेने तो आप कहें आपको मेड इन चाइना नहीं चाहिए, उसके बाद मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सब बातें जरूरी हो ये लाजमी नहीं होता। सब बातें जरूरी हो ये लाजमी नहीं होता। और हर कोई इतना इंटेलिजेंट हो वो आरजूक आदमी नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। इसी बात में सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, और तमाम लोग जो आज आए, देखा, सुना, उनका भी शुक्रिया। हैप्पी वीकेंड, और आई होप के संडे सबका अच्छा रहेगा। खूब खाइए पिए और सही मौज मस्ती कीजिए, संडे को अच्छे से मनाइए, क्योंकि मुझे तो लगता है रोज ही कोई ना कोई सेलिब्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये जिंदा होना भी एक तरह की, एक समझे कि एक फेस्टिवल ही होता है कि हम लोग जिंदा है, ये भी कोई सेलिब्रेशन करने की चीज है। वाह जी वाह, ऐसी क्या बात है। जिंदा होना फेस्टिवल है, वाह भाई वाह। आज दिवाली है, उधर ईद है, वेरी गुड। दोस्तों 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले ईरान और इजराइल के संबंध अच्छे थे। शाह के दौर में दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे। रिवोल्यूशन के बाद ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बना और उसने इजराइल को ऑक्युपाइंग फोर्स मानना शुरू कर दिया। अब यहीं से कहानी शुरू होती है।
ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट क्यों किया? ईरान जानता था कि वो सीधे तौर पर इजराइल से कन्वेंशनल वॉर जीत नहीं सकता, इसलिए उसने लेबनान में हिजबुल्लाह और बाद में गजा में हमास जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया। गोल था इजराइल पर प्रेशर बनाना, मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस बढ़ाना, अमेरिका और इजराइल को रीजन में चैलेंज करना। ईरान शिया कंट्री है जबकि हमास सुन्नी ग्रुप है, फिर भी ईरान ने हमास को सपोर्ट किया क्योंकि पैलेस्टाइन इशू पूरी दुनिया में इमोशनल मुद्दा है। ईरान खुद को पैलेस्टाइन डिफेंडर दिखाकर अरब स्ट्रीट में इन्फ्लुएंस चाहता था। 1982 में इजराइल ने लेबनान में मिलिट्री ऑपरेशन किया। उसके बाद ईरान बैक्ड शिया ग्रुप से हिजबुल्लाह बना, जिसका मेन एजेंडा था इजराइल का विरोध और लेबनान से इजरायली फोर्सेस को हटाना। धीरे धीरे हिजबुल्लाह सिर्फ मिलिट्रिया नहीं रहा, पॉलिटिकल पार्टी बना, मिलिट्री फोर्स बना और ईरान का रीजनल आर्म बन गया। इजराइल कहता है ईरान हमें चारों तरफ से प्रॉक्सी ग्रुप से घेर रहा है। इजराइल के हिसाब से हमास गजा से अटैक करता है, हिजबुल्लाह लेबनान बॉर्डर से मिसाइल चलाता है, हुथीज रेड सी में शिपिंग डिस्टर्ब करते हैं, सीरिया और इराक में भी ईरान बैक्ड मिलिटियाज एक्टिव है। इसीलिए इजराइल ईरान को थ्रेट मानता है, विशेषकर क्योंकि ईरान के कुछ हार्ड लाइन लीडर्स ने बार बार एंटी इजराइल स्टेटमेंट दिए। आज ईरान एग्रेसिव क्यों दिख रहा है, उसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं वो है गजा वॉर, हमास लीडर्स की किलिंग्स, हिजबुल्लाह कमांडर्स पर स्ट्राइक्स,